and welcome back to my channel Biofear with Mishra's Academy again. Sorry for the late video. कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लोग वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर पाए थे. So those who are new to my channel, please subscribe to my channel. Here we will discuss about the biology and the units of biology. Hope biology inspire everything, you know. बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी. ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग अपनी टॉपिक पर आते हैं. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को टेक करने का तरीका कैसा होता है, कैसे न्यूट्रिशन हमारी सेल टू सेल तक ट्रांसफ़र होता है, न्यूट्रिशन हमको मिलता कहाँ से है. नाउ नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अगर न्यूट्रिशन सेल टू सेल जा रहा है या हमें जो मिल रही है फूड से हमें मिल रहा है एनर्जी, तो वो एनर्जी हम तक कैसे पहुंचेगी, उस फूड के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे या क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे हमारी बॉडी में जाकर, तो फूड से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी. सो बेसिकली जो हमारी एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है. आप लोग मुझे बताइएगा ATP की फुल फॉर्म क्या होती है इन कमेंट सेक्शन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज respiration. न्यूट्रिशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. रेस्पिरेशन की बात करते हैं. रेस्पिरेशन है क्या? बेसिकली अगर मैं बोलूँ नॉर्मली पहले हम पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल या फूड मॉलिक्यूल्स इन स्मॉलेस्ट फॉर्म और टू जनरेट एनर्जी. बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, हम खाने के मॉलिक्यूल्स को फूड मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज मिलता है. ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके. उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि होता कैसे. तो ब्रेक डाउन करते हैं हम मॉलिक्यूल्स का, उसको छोटे फॉर्म में तोड़ने के लिए या उसका जो यूनिट है जिससे मिलकर वो बना है उसमें तोड़ने के लिए, प्लस क्यों तोड़ने के लिए, ताकि उसमें से अंदर से एनर्जी जनरेट हो पाए. और जो एनर्जी जनरेट होती है वो हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं एज अ फ्यूल, एज अ करेंसी, वॉट एवर जो भी हमको कहना है. हमारे एक चीज स्टेप के लिए जो एनर्जी लगती है वो हमें फूड से ही मिलती है. फर्स्ट आई होप सो आपको ये वाला क्लियर पॉइंट हो गया होगा. तो रेस्पिरेशन भी दो तरीके के होते हैं. बेसिकली इनिशियल जो स्टेप होता है रेस्पिरेशन का वो सिमिलर होता है. रेस्पिरेशन करने के हम लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इनटेक करना है, पर हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग था. कोई फूड वैक्यूल से ले रहा था, कोई सीडोपीडिया से ले रहा था, कोई माउथ से एंटर कर रहा था, कोई अपने स्किन से ले रहा था. ऐसे ही रेस्पिरेशन करने के तरीके भी बिल्कुल अलग होते हैं. रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक. तो हम लोग को नाम से ही पता, एरोबिक सीधे सीधे एरोबिक रिजेंबल करता है ऑक्सीजन से. किससे रिजेंबल करता है? ऑक्सीजन से. तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो कहलाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. अब हमारे एक और सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. जाहिर सी बात है कि रेस्पिरेशन का मोड अलग है, वो किसी के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक कहला रहा है और किसी की एब्सेंस में हो रहा है तो एनएरोबिक कहला रहा है. जब रिएक्शन ही अलग अलग बेसिस पर हो रही है, रिएक्शन ही अलग अलग जगह हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनके प्रोडक्ट्स भी अलग ही होंगे. एग्जैक्टली रेस्पिरेशन एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होता है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कराते हैं और उनके रिजल्टेंट भी हमको अलग अलग मिलते हैं. तो ओवरऑल अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिससे फूड का जो मॉलिक्यूल है, जो भी हमने इनटेक किया है, हमने ग्लूकोज लिया है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्सेज लिए हैं, उसको हमें छोटे छोटे
यूनिट्स में बांटना होता है, उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन करना होता है। कहीं कहीं कंप्लीट होता है, कहीं कहीं पार्शियल होता है। उसके बेसिस पर हमें रिजल्टेंट्स मिलते हैं। कहीं इथेनॉल बन रहा होता है, कहीं सिर्फ CO2 प्लस वाटर बन रहा होता है। दूसरा, जब ये टूटते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब तक तो आपने कमेंट में लिख ही दिया होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP ना। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का सिनेरियो कि होता कैसे है रेस्पिरेशन, काम कैसे करता है रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट मूव फर्दर। रेस्पिरेशन से सीधे सीधे हमारे माइंड में जो आता है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमें सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। जैसे नॉर्मली भी हम जब बात करें, में चक्कर आ रहे होते हैं या अनईजी सा फील हो रहा होता है, तो हमारे सोसाइटी में क्या है, चलो एक कप चाय पी लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी और अच्छा रिलीफ होगा। एग्जैक्टली हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का। क्लियर है? अब ग्लूकोज के कार्बन नंबर कितने हैं, 6 कार्बन। अब क्या होता है, छोटा सा सिनेरियो हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अगर हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पढ़ रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा। हमारे पास एक 6 यूनिट स्ट्रक्चर है नोन एज ग्लूकोज। हमने उसको ब्रेक डाउन किया विद डिफरेंट एंजाइम एट ईच स्टेप। जब हम आगे पढ़ेंगे, एक्सटेंड पढ़ेंगे, 12th का पढ़ेंगे, 11th का पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज को पायरुवेट यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए हमें कितने ह्यूज नंबर्स ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है एट ईच स्टेप। सो ग्लूकोज 6 कार्बन है और ये जो हमें मिलता है वो 3 कार्बन प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 कार्बन है, उसे हमने ब्रेक डाउन किया, वो 3 कार्बन नंबर्स के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। इसीलिए जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यानी कि अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूं तो एक 3 कार्बन यूनिट अलग मिलेगी और एक 3 कार्बन यूनिट हमको अलग मिलेगी। अब क्या होता है, ये करने के बाद अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतना ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो सेल के किस पार्ट में होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ रेस्पिरेशन के केस में नहीं है। हमारी बॉडी में हर एक सेल अलग है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, सेल टू सेल हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन है, पूरे सबका अपना वर्किंग फील्ड अलग अलग होता है। एज इट इज कहाँ पे ब्रेक डाउन कराना है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट कराना है, कहाँ पर हमें उसे स्टोर करना है, कैसे हमें स्टोर करना है, ये सारी फिक्स्ड है और सिमिलर सेल्स का ये काम नहीं होता है। इतना जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछते भी हैं कि जो रेस्पिरेशन है या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है वो सेल के किस पार्ट में होता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है 6 कार्बन से 3 कार्बन बनाने, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन बनाने के लिए ये होता है साइटोसॉल। और सिंपली अगर मैं बोलूँ तो साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसका जो पहला स्टेप है वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को हमें तोड़ना है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स बना देने हैं 3 कार्बन नंबर के और 3 कार्बन नंबर के, जिसे हम कहते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल या फिर पायरुविक एसिड भी कहते हैं। आता है इसका सेकेंड स्टेप। क्लियर? सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डिटेल में पढ़ते हैं। पायरुवेट में चेंज करा हमने, यानी कि ये जो हमारा था ये फर्स्ट स्टेप था
यहाँ पर सिमिलर होता है। एरोबिक और एनारोबिक के केस में ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट एसिड में। अब क्या होता है, ये हमने ये भी पढ़ लिया कि ये कहाँ होता है, साइटोसोल, और कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में साइटोप्लाज्म लिखा दिखेगा और कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में साइटोसोल लिखा दिखेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमें ब्रेक डाउन करना है। 6 कार्बन नंबर का ये मॉलिक्यूल है, हमें 3 कार्बन नंबर के मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक करना है विद डिफरेंट एंजाइम एट ईच स्टेप। सो पायरुवेट एसिड को फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर absence of oxygen। in the presence of oxygen यहाँ पर हमारा जो पायरुवेट एसिड है या पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यानी कि हमको क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे कोई अदर और मॉलिक्यूल या और कोई सबस्ट्रेट नहीं बनता है। पायरुवेट एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट CO2 वाटर और एनर्जी में टूट जाता है, यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है। और ये जितना भी सारा वर्किंग प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ये वाला पॉइंट, कि जो फर्स्ट स्टेप है वो कहाँ होता है, साइटोसोल में, और जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट एसिड है वो कहाँ पर होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो सब स्टोर कहाँ हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर। नाउ सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम नॉर्मली वाइन बनाने के लिए या फिर मैं बोलूँ पिज्जा डो को बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पायरुवेट एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिस वजह से पायरुवेट एसिड जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट डाइजेस्ट या कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, पार्शियली होता है। उसके बदले में वो हमें CO2 प्लस वाटर ना देके वो हमें देते हैं इथेनॉल, जिससे हम और क्या बोलते हैं, अल्कोहल भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। यानी कि ये बात क्लियर है, जो वाइन बनाने के प्रोसेस होते हैं जो हमने पढ़े हैं, फर्मेंटेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू मेक अ इथेनॉल और अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गई कि ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं रेस्पिरेशन के साथ। इसके अलावा हमारे पास एक और सिचुएशन होती है जो टेम्परेरी होती है, ठीक है। कब होती है, जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज हम बहुत तेज साइकिलिंग कर लें, बहुत तेज रनिंग कर लें या बहुत तेज हाई एक्टिविटी वर्क कर लें, तो हमें उस दौरान जब हम ऑक्सीजन को प्रॉपर इनटेक ना कर पा रहे हो अपनी बॉडी में, यानी कि सिंपल सी बात है, हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसके दौरान हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना जा रही हो, उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं रेस्पिरेशन को लेकर। जैसे कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है तब पायरुवेट एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कर पाता और वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। यानी कि ड्यूरिंग साइकिलिंग और अपनी हाई इंटेंस एक्टिविटी के दौरान हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने के कारण पायरुवेट डायरेक्ट CO2 प्लस वाटर में नहीं टूटता है, वो क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी मसल्स में क्रैम्पिंग कॉज करता है, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो अकड़न कॉज करता है। तब हम यानी कि एक अजीब सा पेन या एक अजीब तरीके से क्रैम्पिंग होती है हमारी मसल्स में, तो हमें लगता है एथेन टाइप कुछ हो रहा है। कब, जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके हुए होते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा रेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक आउटटेक करते हैं, तब जाके ये क्रैम्पिंग हमारी
दूर होती है। आई होप सो आपको ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं पायरुवेट एसिड में, ये सबके लिए सिमिलर है। पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है, फर्मेंटेशन होता है। तीसरा, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज ह्यूमन बीइंग का एक केस है, वहाँ पर कंप्लीट पायरुवेट एसिड का जो है ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसकी जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जितना भी अब एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी लग जाती है सिंथेसाइज कराने के लिए क्या, ATP। अब इसीलिए कोई भी रिएक्शन, देखो कोई भी रिएक्शन ना दो तरीके की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं एंडो का मतलब होता है जहां पर एनर्जी हमको देनी पड़े, यानी कि कोई भी रिएक्शन करने के बाद, करने से पहले A प्लस B प्रोडक्ट मिलकर C तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हम इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं हम इनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी, A प्लस B प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं प्रोडक्ट, प्लस क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो जितनी भी एनर्जी हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया था कंप्लीट CO2 प्लस वाटर में और एनर्जी रिलीज हुई थी, वो एनर्जी यानी कि ये वाली एनर्जी क्या बनाने के लिए चली जाती है, ATP के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। और ATP है क्या, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपका कंफ्यूजन भी निकल गया होगा। क्वेश्चन ये आता है कि हम रेस्पिरेशन करा रहे हैं, सेम फोटोसिंथेसिस करा रहे थे, तब भी हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी थी। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, वाटर हमको कहाँ से मिलेगा। सिमिलरली अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि हम ऑक्सीजन की डिमांड है, हमें किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है। यानी कि ये वाला जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है और सबकी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है। एग्जैक्टली ऑक्सीजन इज द मेन सोर्स फॉर द रेस्पिरेशन। इसके बिना हम कंप्लीट ब्रेकडाउन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसकी एब्सेंस में हम करते तो हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो फर्मेंटेशन कराते हैं या फिर जिनको इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होती है। सो थ्रू स्टोमेटा जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं CO2 और O2 के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन तो जो ऑक्सीजन है वो तो प्लांट का बाय प्रोडक्ट है मैम, तो बाय प्रोडक्ट जो होता है वो तो प्लांट्स हमें दे देते हैं। तो अब ये तो ऑक्सीजन तो ह्यूमन बींग्स को मिल जाती है जिससे वो क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। पर प्लांट्स के केस में क्या होता है, क्या प्लांट्स ऑक्सीजन को रखते हैं अपने पास थोड़ा बहुत स्टोर करके ताकि वो रेस्पिरेशन करा पाए, या फिर ऐसा होता है कि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन करते ही नहीं है। तो अब ये हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए
चाहिए बात कि ऑक्सीजन तो सारा हमको दे देते हैं प्लांट्स, तो ऑक्सीजन प्लांट्स के केस में कैसे होता होगा रेस्पिरेशन, या फिर अगर हमें मिल रही हैं चीज़ें तो वो कैसे मिल रही हैं। तो इसका क्या आंसर है, थ्रू गैसियस एक्सचेंज। यस सिमिलर, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन हम तक दी जाती है। जो गैस प्लांट्स के केस में ऑक्सीजन और CO2 जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को और प्लांट हमें प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन, पर ड्यूरिंग द डे अब क्या होता है, हमको तो मिल जाती है ऑक्सीजन प्लांट से, पर ड्यूरिंग द डे जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट याद करने की बात है, दोनों सिमिलर चला रहे होते हैं, यानी कि सेम टाइम रेस्पिरेशन भी होता है और सेम टाइम फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो जिसका रेस्पिरेशन का रेशियो होता है वो 1:1 होता है। पर ड्यूरिंग नाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी। क्लियर? सो रात में सिर्फ प्लांट क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और जब रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस तो CO2 ज़्यादा रिलीज होती है। और रात में कहते क्या है नॉर्मली, रात में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उनके अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकलती है। उनके अंदर उस टाइम सबसे ज़्यादा क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जिसका बाई प्रोडक्ट होता है हमारा CO2। तो रात में अगर हम प्लांट्स के पास रहते हैं या उसके पास सोते हैं तो मना करते हैं उनको छेड़ने से, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की जगह वहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। तो दिन में दोनों सिमिलर प्रोसेस चलते हैं, रेस्पिरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस, जिसका रेशियो 1:1 होता है। रात में ड्यूरिंग डे इसकी मैकेनिज्म अलग हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती है और रेस्पिरेशन होता है जिसका बाई प्रोडक्ट CO2 होता है, और CO2 हम भी रिलीज करते हैं। तो रात में मना करते हैं कि पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए या फिर पेड़ को छूना नहीं चाहिए। होप सो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लांट्स का केस हमने पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, और आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।